दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता के लोग भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं और भारतीय स्वयं अपनी संस्कृति, परंपरा, संस्कार, आदर्श व आदतें छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है और ये कट सत्य भी है। तो दोस्तों, भारतीय अपने ही आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से आयुर्वेद निकला है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने की पद्धति को आयुर्वेद कहते हैं। स्वस्थ रहकर लंबी आयु का सेवन करना ही आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, क्या हम अब प्रश्न ये है कि जल की जो बात होती है, पानी की बात होती है, इस पर आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन आज आप कुछ खास इसमें सुनने वाले, देखने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, कुछ प्रश्न हैं जो मैंने कुछ अध्ययन किया, उसमें मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आए। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहें, आपको कुछ खास प्रश्न मैं करने वाला हूँ, इनका आंसर भी देने वाला हूँ। क्या हम जल द्वारा लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं? क्या जल हमें स्वस्थ रख सकता है? केवल जल पीने के तरीके से मोटापे से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या जल से हमारी पाचन शक्ति सुदृढ़ बन सकती है? क्या केवल जल से अपच, गैस, खट्टी डकार, सीने की जलन जैसी बीमारियों का इलाज संभव है? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मन मस्तिष्क में विचारणीय हैं। जिसे भी जल की शक्ति के बारे में जरा भी ज्ञान होगा, उसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होना चाहिए, पता होगा। लेकिन इन सब प्रश्नों के जो जवाब हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, मानव शरीर है, अब वो अपने आप में एक परिपूर्ण कृति प्रभु ने, ईश्वर ने बनाई है। प्रकृति की ये परिपूर्ण कृति है मानव शरीर। और देखिए दोस्तों, मुझे बड़ा खेद होता है कि जब लोग कोई भी परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो सिर्फ दवाओं की बात करते हैं, सिर्फ दवाओं की बात करते हैं और दवाओं से ही हल खोजने का प्रयास करते हैं। इस शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो हम ठीक करने की ताकत भी हमारे शरीर में ही है। शरीर में अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक तैयार होते रहते हैं, जिनका काम हमारे शरीर में ही उपस्थित जीवाणुओं से रक्षा करना होता है। ये जब जल से मिल जाते हैं, तभी हमारे शरीर की शक्ति को लाभ मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जल का उपयोग कब और कितना करना चाहिए। देखिए, एक बात, संसार में या संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। कहते हैं कि हमारा शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। जिस तरह से ब्रह्मांड में 5 तत्व पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी यह 5 तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व हैं अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु और जल। और खास बात देखिए कि इन्हीं के योग से हमारा शरीर बना है, और इन्हीं के योग से यही पृथ्वी में है। ध्यान देने वाली बात है। तो मानव शरीर भी अनंत रहस्यों का भंडार है। ठीक है, परमात्मा ने इसे पूर्णतया आत्मनिर्भर और परिपूर्ण बनाया है। इसी में अपने आप को निरोग रखने की और रोगों का उपचार करने की दोनों ही प्रकार की शक्ति मौजूद है। मानव देह का एक अंग, मानव मस्तिष्क, आधुनिकतम वैज्ञानिक कंप्यूटर से भी कहीं अधिक क्षमतावान है। मानव शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, और यह सर्वोत्तम रचना तब गड़बड़ हो जाती है या गड़बड़ा जाती है जब इन 5 तत्वों में असंतुलन यानी बैलेंस नहीं होता है। तो किसी भी तत्व की अधिकता या न्यूनता यानी उसका अधिक हो जाना या कम हो जाना क्या है? मानव शरीर को बीमार कर देता है। यानी अगर कोई तत्व अधिक हो गया तो नुकसानदायक है, और कम हो गया तो भी हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। तो स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का एक सार है। पुरानी कहावत है एक कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। हालांकि कहावत और भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीजा पुत्र सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख सुपात्रा नारी। तो पहला सुख क्या है? निरोग
होना, शरीर का स्वस्थ होना, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आप सब जानते हैं इस बात को। स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ तन में ही होती है। व्यक्ति जब प्रकृति की अवहेलना करता है, मनुष्य जब प्रकृति की अवहेलना करता है तो क्या होता है, वह शरीर के जो 5 तत्व हैं वो बिगड़ने लगते हैं, है ना। और जो कि शरीर में रोगों की शुरुआत का कारण बनता है। प्रकृति के नियमों का पालन करके ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। प्रकृति का मुख्य आधार जल है और जल मानव शरीर, देखिए जो जल है वह मानव जीवन के लिए जरूरी है। पृथ्वी और मानव शरीर दोनों का मुख्य आधार ही जल है, ठीक है, मुख्य आधार जल है। और इसकी अधिकता या कमी दोनों ही निश्चित रूप से कष्टदायक होती हैं और बीमारियां उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर जिस तरह से जल की अधिकता भीषण तबाही का कारण बन जाती है, उसी प्रकार शरीर में ही जल की अधिकता मनुष्य को बीमार कर देती है और कम हो जाए तो बीमार कर देती है। तो जल का सही संतुलन कैसे बनाया जाए, यानी जल का सही संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह बात जल के असंतुलन की बात हम कर रहे थे, लेकिन आगे हम जो बात कर रहे हैं वो जल की उपयोगिता की, मतलब जल का सेवन पूरे दिन में कब कैसे करना चाहिए। क्योंकि भोजन और जल का नाता शरीर के निर्माण के साथ ही शुरू होता है। और भारतीय प्राचीन पद्धति में रोगों को ठीक करने के तरीके बहुत प्रचलित थे। समय के साथ साथ लोगों की जीवन शैली में बदलाव होता चला गया। पश्चिमी व यूरोपीय जीवन शैली का प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी काली छाया डालता गया। और मैंने आपको जैसा बताया था कि अब स्थिति ये बन गई है कि लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें तो सामान्य बातें आपने सुनी है, लेकिन प्रश्न है कि पानी कब कितना पीना चाहिए, या बिना कुल्ला किए पानी क्यों पीना चाहिए। बहुत से कहते हैं कुल्ला करके पानी पीना चाहिए, बहुत से कहते हैं गुनगुना पीना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है गुनगुना क्यों पीना चाहिए। तो भोजन के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, या पानी का आधे घंटे बाद पिएं, 1 घंटे बाद पिएं, या 1.5 घंटे बाद पिएं, 2 घंटे बाद पिएं, या पानी कैसे पिएं। ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बने रहें मेरे साथ और आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो पहला सवाल ये है, देखिए दूसरी बात कि माना जल जीवन की अवस्था है, परंतु इसकी अधिकता व गलत तरीके से इसका सेवन भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, बताने वाला हूँ पानी की सही मात्रा और पीने का सही तरीका। तो पहला प्रश्न है, पानी कब और कितना पीना चाहिए। देखिए हमारी दिनचर्या जो शुरू होती है वो जगने के साथ शुरू हो जाती है, प्रातःकाल शुरू हो जाती है। और अपनी दिनचर्या का शुभारंभ हमें ईश वंदना के साथ करना चाहिए। आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, और उसके बाद बिना मुंह धोए बिना कुल्ला किए हमें पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए, उतना ही पीना चाहिए जिससे जितने पानी से आप संतुष्ट हो सकें। और आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं तो 1 गिलास पिएँ, 2 पी सकते हैं 2 पिएँ, आधा पिए तो आधा पी सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही पी सकते हैं, ठीक है। मेरी कोई बात सुनने के बाद में आप मुझे कमेंट करें, बताएं कि मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं बताई। दूसरी बात ये कहूँगा कि गिलास के स्थान पर अच्छा हो, बोतल के स्थान पर अच्छा हो कि आप उसका पानी लोटे में पिएँ। क्योंकि इसमें मैंने कुछ अध्ययन किया, तो अध्ययन में कुछ विद्वानों को मैंने सुना, तो और मैंने भी इसको पाया कि पानी जब हम गिलास से पीते हैं तो गिलास में जो पानी जो कठोरता है वो बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी इससे जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है ना। तो पानी हमेशा कोई गोल वस्तु हो, लोटा है, पहले आपने देखा बड़े लोटे चलते थे उनसे, और घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो पानी हमेशा सुबह का जो पानी है उसे आप घूंट घूंट करके पानी पीना है। कैसे पीना है, घूंट घूंट करके। आपने देखा है
कि आप किसी जानवर को देखो, जो कुत्ता है या कोई कुत्ता चाट चाट के पानी पीता है, चिड़िया का पानी कैसे पीती है? चिड़िया कैसे पीती है पानी, आपने देखा? पानी को लेगी, चोंच में रखेगी और अपने मुंह में उसको रख के और फिर धीमे धीमे, और हम हैं कि गट 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 कर पी जाते हैं। हमारे इससे बहुत सारी बीमारियों को हम बुला लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक और करना चाहूँगा कि ठंडा पानी हमारे लिए विष के समान है, जहर के समान। ठंडा पानी तो हमें पीना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसे कोई हमने चिकनाई युक्त भोजन किया है या कोई मीठी चीज़ वस्तु खाई है या हमने कोई ऐसी वस्तु खाई है जो बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो हमें उसके बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। मीठे का तुरंत पानी विष के समान होता है। ठीक है, तो ये नहीं पीना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि बिना कुल्ला किए पानी क्यों पीते हैं? देखिए, रात भर हमारा जो मुंह है उस मुंह में जो लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक तैयार होता है ना, LYSOZYME। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक तैयार होता है। यही एंटीबायोटिक जीवाणुओं से रक्षा करता है और सुबह सुबह का यह पानी हमारे लिए अमृत के समान होता है। किसके समान होता है? अमृत के समान पानी होता है। और पानी को मुंह में कुछ देर रखें, उसके बाद गले से में उतारें और पानी को मुंह में रखने से हमारी जो अमृत रूपी जो सलाइवा यानी जो लार होती है वो उसमें मिल जाती है। और लार उस समय बहुत तेज़ गति से बनती है, यानी डबल स्पीड से बनती है और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यह पानी पेट में जाता है और पूरी पाचन क्रिया को दुरुस्त कर देता है, यानी जो पाचन क्रिया है वह रोगों के जो जीवाणु होते हैं उनसे मुक्त कर देता है और हमारा जीवन जो होता है वो आजीवन स्वस्थ रहता है। तो और दूसरी बात, पानी सदा गुनगुना पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? इसलिए पीना चाहिए कि जो पानी हमारे पेट का तापमान है वो अधिक है और पानी तापमान कम है, तो क्या हुआ, हमारे शरीर में अधिक मेहनत हमारे उसको करनी पड़ती है, जठराग्नि करनी पड़ती है और उस समय हमारा सारा जो ब्लड है वो पेट की ओर दौड़ता है क्योंकि उसको हीट करता है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो पानी को हमें गुनगुना पिएं और उसे घूट घूट कर पिएं तो और अत्युत्तम रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है पानी गुनगुना क्यों पिए? गुनगुना पानी ही क्यों पिए? देखिए, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मनुष्य के पेट में जो पाचन तंत्र है और यानी पेट है यानी पाचन तंत्र है, उसका जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में यदि ठंडा पानी डालें तो सोचिए क्या होगा। जिस प्रकार से तवे पे पानी डालने धुआं निकलता है, शायद हल्का सा धुआं निकले, यही धुआं भाप यानी जो धुआं कह लो, भाप कह लो, वो पाचन तंत्र के लिए जहर का काम करती है। और यदि हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारे पेट तथा पाचन तंत्र को पानी 37 डिग्री तक लाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ा, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। और इस जल को गर्म करने के लिए आसपास जो भी हमारे तंत्र हैं, अवयव हैं या अंग हैं, उनसे उसे अतिरिक्त जो रस है वो लेना पड़ता है और उसके परिणाम स्वरूप जो अवयव अधिक बार भेजता है वह अवयव, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, हमारी आंतें हो गई, ये क्या हो जाते हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं। और कमज़ोर अंग ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देते शरीर का, है ना। आपने देखा है कम उम्र में ही ये परेशानी हो जाती हैं। तो ठंडे जल को पचने में पता है कि 6 घंटे लगते हैं और गर्म करके ठंडा किया हुआ जल 3 घंटे पचता है और गुनगुना पानी पीने पर वह 1 घंटे में ही पच जाता है। तो इसलिए हमें गुनगुना पानी हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। और भोजन के तुरंत बाद भी पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न ये आता है कि पानी भोजन का तुरंत क्यों? जल जो है पानी नहीं, दवा भी है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि दवा का काम भी करता है ये। तो देखिए, जो जल है वो दवा का काम करता है। भोजन के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? उसका भी कारण है। देखिए, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान क्यों है? कहते हैं भोजनांते विषमवारी, है ना। क्योंकि ये 3500 साढ़े 3000 वर्ष पूर्व ऋषि जो बाघभट्ट जी थे, उन्होंने जीवन जीने के लगभग 7000 सूत्र दिए थे। उनके बारे में मैंने पढ़ा था और 7000 सूत्र दिए थे उन्होंने, बाघभट्ट जी ने, जिनमें से यह सूत्र मुख्य है जिसे अपना कर हम अपने स्वास्थ्य को रक्षा रख सकते हैं। देखिए,
एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है कि जिस प्रकार से जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन का पहला टुकड़ा, पहला ग्रास हम जैसे ही शरीर में देते हैं, तो शरीर जो है वो क्या करता है, इस भोजन पचाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी पहले ग्रास के साथ ही पेट में एक अग्नि प्रदीप्त होती है जिसे जठराग्नि कहा जाता है। यानी जो हमारा आमाशय से जठर कहते हैं, और जठर धन अग्नि, यानी वहाँ अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी वहाँ पर एक लिक्विड रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए यही जठर अग्नि भोजन पचाने में हमारा काम करती है। यदि हम ठंडा जल पानी पी लेंगे, ठंडा जल पी लेंगे, तो खाना पचाने के लिए पैदा हुई जो अग्नि है वो क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है और खाना ठीक से नहीं पच पाता। और पेट में जो खाना पचेगा नहीं वो क्या होगा, वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या होगा, अनेक बीमारियों को पैदा करेगा। और उन बीमारियों के नाम कुछ भी रख लो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम रख लो, अपच रख लो, गैस रख लो, खटका रख लो, जलन रख लो, कब्ज रख लो, है ना। और ये प्रक्रिया धीमे धीमे शुरू में शरीर में शुरू हो जाती है, फिर हम डॉक्टर चक्कर लगाते हैं। और कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताता, आप डॉक्टर हैं तो आप माफ़ करें, ये बात मैंने देखी है, कोई डॉक्टर नहीं बताता ये बीमारी हुई क्यों है। वो कहते हैं पेट में परेशानी है, ये गोली खा लो, मोटापा हो गया ये दवा खा लो, गैस हो रही है ये गोली खा लो, खटका रही है ये गोली खा लो। क्यों, उन्हीं गलती नहीं, उनको भी वही पढ़ाया गया है। तो यदि ये प्रक्रिया रोजाना चलेगी तो क्या हुआ, यह छोटी आंत यानी यह छोटी बीमारियां एक दिन बहुत गंभीर रूप धारण कर लेंगी, यानी विकराल रूप धारण कर लेंगी। और उसका कारण उसके बाद क्या हो सकता है, हमें अल्सर है, कैंसर है, आंतों का संक्रमण है, और भी बहुत सारे रोग हमें हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें भोजन करने के 1.5 घंटे बाद भी पानी पीना चाहिए, कम से कम 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद क्या होता है, वो भोजन हमारा वहाँ से छोटी आंत में जाने लग जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात एक और बताऊँ मैं आपको। अब 1.5 घंटा प्रश्न ही उठा, 1.5 घंटे बाद अभी पानी क्यों पिए, ये भी तो है, प्रश्न में से प्रश्न पैदा होता है ना कि 1.5 घंटे बाद पानी क्यों। उसका कारण है क्या कि पानी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीने, जिसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही खाना पचता है तो खाना पचने के बाद कहा जाता है वह एक रस में बदल जाता है। और यह रस जब छोटी आंत में पहुंचता है तो इस रस को रक्त के साथ इसको मिलना होता है, रक्त में इसको मिश्रण होता है इसका, और उस समय वहाँ पानी नहीं होगा, है ना। तो रस और रक्त का मिश्रण रस नहीं होगा, यानी शोषण असंभव हो जाएगा, शरीर शोषण अवशोषित करता है ना उसे। तो हमारे शरीर में जल का तत्व और असंतुलन हो जाएगा, और असंतुलन हो जाएगा तो और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो न तो रस अपना काम कर पाएगा और न ही रक्त का संचार है वो ठीक हो पाएगा। तो इसलिए पानी हमेशा 1.5 घंटे बाद ही पीना चाहिए। और एक बात मैं बता रहा था आपको, पानी कैसे पीना चाहिए, वो पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि घूंट घूंट करके पीना क्यों चाहिए। देखिए, उसका कारण है कि जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ निकलते हैं तो ज़्यादातर ठोस होते हैं, है ना। या ठोस खाद्य पदार्थ हमने लिया, उसको मुंह में निकला, तो उसको मुंह से पेट तक धीरे धीरे एक मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं क्रमाकुंचन, है ना। मूवमेंट के द्वारा ही वो पेट में पहुंचता है। वह मुख से पेट में धड़ाम से तो गिरता नहीं है, पर जब पानी मुख से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रुकावट होती नहीं है, क्यों, पानी पतला होता है। और जब हम पानी को गटागट यानी बिना रुके पीते जाते हैं, तो ऐसे मान लीजिए पहाड़ पर से ज़मीन पर जब गिरेगा एक झरने की तरह, तो क्या हुआ, झरने के समान उस पानी में बहुत शक्ति हो जाएगी, है ना। तो जब बहुत शक्ति हो जाएगी यानी बहुत मूवमेंट उसमें हो जाएगा, तो वह जिस तरह गिरता है उस जगह क्या हुआ, मान लीजिए गड्ढा बनेगा, जब जमीन पर ऊपर से डालो, छत पर भी डालो तो गड्ढा बन जाता है, उसी प्रकार पेट में भी होगा यही याद। तो यही कार्य हमारे पेट में होता है। और एक बात, बहुत से लोग तो खड़े होकर पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पिएंगे तो उसके धक्के को झेलने के लिए पेट यानी जो डायफ्राम है वो कड़ा हो जाता है ना। यदि हम बार बार ऐसा करते रहेंगे तो हमें और भी परेशानी हो सकती हैं, जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, पाइल्स है, हर्निया है ना, और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो और दूसरी बात, बैठ के पानी पीने से आपका मोटापा भी कम हो सकता है, यानी बैठ के पानी पीने से मोटापे को हम क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपसे सारी बातें की कि पानी पीने के नियम क्या हैं, पानी पीने, पानी कब को कितना पीना चाहिए, ये बात हमने आपसे की, ठीक है।
और इसके बाद हमने बात की आपसे बिना कुल्ला किए पानी क्यों पिएं, या पानी गुनगुना क्यों पिएं, या भोजन के बाद पानी क्यों नहीं। ये प्रश्न पे हमने बात की आपसे कि घूट घूट कर ही पानी क्यों पीना चाहिए, और पानी कितनी देर बाद पीना चाहिए, इस पर भी हमने आपसे बात की। इन सारी बातों पे हमने आपसे बात की, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पानी हमें कैसे पीना चाहिए। फिर भी आपका कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात देखिए, एक बात कहिए, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस समय कोई आपको प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने इस साथ दिया, इसे देखा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।